प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध की, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और मोहम्मद गौरी को वापस अपने राज्य कौर जाना पड़ा। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध उसका परिणाम बिल्कुल अलग हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। और इसी कारण तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय को मोहम्मद गौरी भूल नहीं सका। फरिश्ता ने लिखा है, बदला लेने का निश्चय कर उसने नींद और आराम को अपने लिए हराम बना दिया। इस टकराव के लिए उसने सावधानी से तैयारी की थी। मोइजुद्दीन अपनी प्रथम पराजय का बदला लेना चाहता था और इसलिए गौर वापस जाने के बाद 1 वर्ष तक उसने युद्ध की तैयारियां की। और उन तैयारियों के बारे में मिन्हाज लिखता है कि मोइजुद्दीन ने पराजय के लिए जिम्मेदार गौरी, खिलजी और खुरासानी अमीरों को कठोर दंड दिया। उसने राजपूतों की व्यूह रचना, आक्रमण के तरीकों, सैन्य संसाधनों एवं हाथी सेना की आक्रामक शैली का गंभीर अध्ययन करके उसी के समानांतर अपनी युद्ध नीति बनाई। हसन निजामी के अनुसार मोइजुद्दीन ने लाहौर से क्वामुल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को राय पिथौरा के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने संधि नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि युद्ध करने का निश्चय किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, जिनमें पूरी तरह फौलादी जिरे बख्तर युक्त एक घुड़सवार सेना थी। अपनी नई युद्ध नीति के अंतर्गत इस बार उसने राजपूतों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करने की नीति का त्याग किया। उसने अपनी शक्तिशाली सेना को 4-5 मील पहले ही रोक दिया और क्योंकि वह इसका प्रयोग अंतिम निर्णय के समय करना चाहता था। राजपूतों पर आक्रमण करने के लिए 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों का दस्ता अग्रिम पंक्ति में रखा गया। इसे सैनिकों के साथ साथ महावतों एवं हाथियों पर आक्रमण करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। यह योजना काफ़ी प्रभावी साबित हुई। वहीं ये सोचना भी सही नहीं होगा कि पृथ्वीराज स्थिति से लापरवाह था और तभी सावचेत हुआ जबकि युद्ध बिल्कुल निकट आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने भी जैसे ही गौरी की ओर से खतरे को अनुभव किया, उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। कहा जाता है कि अनेक राजाओं ने उसकी सहायता के लिए फौजें भेजी, लेकिन कन्नौज का राजा जयचंद अपने व्यक्तिगत कारणों से और अपनी पुरानी वैमनस्यता को देखते हुए इस गुट में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे और सेनाओं की संख्याओं के बारे में। तो ये माना जाता है कि पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार थे और 300 हाथी थे। संभवतः दोनों पक्षों की सेना की संख्याओं में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना की संख्या संभवतः ज़्यादा थी और तुर्क सेना का संगठन और नेतृत्व बेहतर था। ये लड़ाई मुख्यतः घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई मानी गई। राजपूत सेना अपने परंपरागत तरीके से युद्ध के लिए उपस्थित हुई। सेनापति गोविंद राय अग्रिम दस्ते का, राय पिथौरा केंद्रीय दस्ते का, भोला बाएं दस्ते का और पदम शाह रावल दाएं दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। तराइन के प्रथम युद्ध का मुख्य सेनानी राणा स्कंद गंगा यमुना के दोआब में गहड़वालों के विरुद्ध अभियान करने गया था। गौरी के अचानक हुए आक्रमण के कारण उसे वापस आने का अवसर नहीं मिल पाया और इसलिए वो इस युद्ध में शामिल नहीं हो सका। मोइजुद्दीन की व्यूह रचना सफल हुई। तुर्क सवार सेना के श्रेष्ठतर संगठन कौशल और उसकी तेज गति तथा उनके घुड़सवार तीरंदाजों और भारी घुड़सवार सेना ने आखिरकार राजपूत सेना को तितर बितर कर दिया। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज हताश होकर घोड़े पर बैठकर मैदान से पलायन कर गया।
लेकिन सिरसा हरियाणा के निकट तुर्की सवारों द्वारा बंदी बना लिया गया। हसन निज़ामी लिखता है कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया, जहां कुछ वर्षों तक अधीनस्थ शासक के रूप में उसे राज्य करने का अवसर दिया गया। इसकी पुष्टि समकालीन ग्रंथ विरुद्ध विधि विध्वंस से भी होती है और साथ ही राय पिथौरा के सिक्कों से भी इसकी पुष्टि होती है। इन सिक्कों में श्री मोहम्मद साम लिखा गया है। कालांतर में विश्वासघात का आरोप लगाकर राय पिथौरा की हत्या कर दी गई। उसकी जगह पर उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। दिल्ली भी उसके पूर्व तोमर शासक को लौटा दी गई, लेकिन जल्द ही इस नीति को पलट दिया गया। दिल्ली के शासक को हटाकर दिल्ली को गंगा की वादी में तुर्कों के भावी अभियान का आधार बना दिया गया। एक विद्रोह के बाद तुर्की सेना ने अजमेर पर पुनः कब्जा कर लिया और एक तुर्क सेनानायक को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। पृथ्वीराज का बेटा रणथंभौर चला गया और वहाँ उसने एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली। इसके बाद में हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों के बारे में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के विजयी होने से चौहानों का जो विस्तृत राज्य था, जिसमें हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक का भूभाग शामिल था, वह अब तुर्कों के अधिकार में चला गया। इससे मोहम्मद गौरी को भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का रास्ता मिल गया और भारत में तुर्की सत्ता की नींव रख दी गई। जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव लिखते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। वहीं डॉक्टर वी.ए. स्मिथ इस युद्ध के परिणामों के बारे में लिखते हैं कि 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध एक ऐसा निर्णायक संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता को निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले प्रचुर आक्रमण दिल्ली के उत्तर में ऐतिहासिक मैदान में हिंदू संघ की भीषण पराजय के परिणाम मात्र थे। वहीं हम राजपूतों की दृष्टि से परिणामों को देखें तो इस युद्ध में राजपूतों की पराजय ने उनकी प्रतिष्ठा को गहरी हानि पहुंचाई। उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं पर भीषण आघात हुआ। सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से वे पिछली पंक्ति में धकेल दिए गए। इसके बाद तुर्कों से वे बार बार पराजित होते रहे, लेकिन फिर भी वे मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित नहीं हो पाए। इसी संदर्भ में डॉक्टर डी.सी. गांगुली का मंतव्य भी जानना ठीक होगा। वे लिखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को नष्ट किया, बल्कि वह संपूर्ण भारत के विनाश का कारण भी बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तराइन के द्वितीय के परिणाम काफ़ी हानिकारक साबित हुए भारत के दृष्टिकोण से। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक और सेनानायक मारे गए। इससे राजपूतों की सैनिक शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि ये युद्ध राजपूत शक्ति पर आघात था। इससे भारतीय समाज के सभी अंगों का नैतिक पतन शुरू हो गया और ऐसा कोई राजपूत अब नहीं रहा जो मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए अन्य राजाओं को अपने झंडे के नीचे एकत्रित करता। इसके साथ ही कला, संस्कृति और धर्म के दृष्टिकोण से भी इस युद्ध के परिणाम काफ़ी विनाशकारी साबित हुए। कला, संस्कृति को काफ़ी आघात आक्रमणकारियों ने पहुंचाया। बहुत सारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो प्रतीक थे वो अब धुंधले नज़र आने लगे 1200 ईस्वी के बाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध के विपरीत परिणाम दिया था, यानी मोहम्मद गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज चौहानों को पराजित होना पड़ा, और इसकी वजह से भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति और सैनिक सभी क्षेत्रों में इसने प्रभाव डाला। और इसके बाद हम अगली कक्षा में ये पढ़ेंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ क्या रही, तुर्कों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर और दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों में किया। धन्यवाद।